ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर नीरज, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर WHO में सबमिट किया है और उनका कहना है कि ये बीमारी जो है वो हवा के माध्यम से भी फैल सकती है। क्या है ये रिसर्च और क्या कहेंगे आप इस पर? पहले मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये पहले से ही मालूम है कि संक्रामक जो रोग है ये हवा के द्वारा ही हमको मिलता है और हवा के द्वारा मिलने का अभिप्राय ये है कि उसको भी कोरोना से तकलीफ है, कोविड का मरीज है, जब वो खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके साथ जो हवा में उसके कण होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जो गिरते हैं उनके कारण संक्रामक रोग दूसरे को मिल सकता है। और अब ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये हवा के द्वारा फैलता है। इसमें लोगों को समझने की बात है कि इसका अभिप्राय क्या हुआ हवा में फैलने का। इसका मतलब ये है कि ये कण इतने छोटे छोटे हिस्सों में बन जाते हैं कि वह हवा के द्वारा 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 6 मीटर तक ये जा सकते हैं और इसलिए इनका दायरा बड़ा होने की वजह से ये बीमारी काफी ज्यादा दूर तक लोगों को मिल सकती है। शायद इसी के कारण से ही कि हमारे यहाँ 7 लाख पेशेंट हो गए। लेकिन इस बात में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस बात को WHO ने अभी नहीं स्वीकारा है। उनके टेक्निकल एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि अभी हमें कोई प्रमाण इस विषय पे नहीं प्राप्त हुआ इस बात को पूरी तरह से कहा जा सके कि ये एयरबॉर्न रूट से भी स्प्रेड करता है या फैलता है। उसमें कई और फैक्टर भी शामिल होते हैं, जैसे कि क्या हवा की गति उस तरफ है, क्या वहाँ का मौसम ड्राई है या वेट है, क्या वहाँ पे ठंडक या गर्मी की स्थिति है। इन कारणों से भी इस हवा के स्प्रेड पे असर डायरेक्ट पड़ता है। लेकिन जो एयर कंडीशनिंग और जो प्लाज्मा एनालाइजर्स या जो लोग डिसइंफेक्शन की बातें कर रहे हैं वो इस बात का हवाला दे करके कह रहे हैं कि ये रोग इस कारण से भी दूर तक फैलने में समर्थ है, तो इसलिए आज हमको इसकी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर नीरज, यहाँ पे जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके मन में अब कई सवाल उभरेंगे। अगर ये हवा के माध्यम से अगर कोई भी संभावना है फैलने की, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पैरामीटर क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि क्या हम आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर पा रहे हैं। अगर हम इसको कर पा रहे होते तो शायद हमारी वो स्थिति ना होती कि हम तीसरे नंबर पे ना होते। और ये बात तो साइंटिस्ट भी सभी मानते हैं कि क्लोजनेस में ये बीमारी तेजी से फैलती है और अगर हम डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें तो ये बीमारी का प्रकोप यानी कि स्प्रेड कम हो जाता है। और हम लोग जो बाहर निकलने के लिए उत्सुक हैं तो हम चाहते हैं, घर बैठे हम बोर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम मॉल जाएं, शॉपिंग करें, खाने पीने के लिए बाहर निकले, हम घर बैठे ऊब रहे हैं, खेलने की जगह जिम जाएं, सिनेमा हॉल जाएं, तो हम अपने पे अगर जब काबू नहीं रख पा रहे हैं, आप मंडी में देखिए, मार्केट में देखिए कितनी भीड़ है और कोई ना तो सोशल नॉर्म, डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो कर रहा है, ना ही कोई मास्क प्रॉपर तरीके से लगाता है। अक्सर आप देखेंगे कि मास्क से आदमी की नाक बाहर निकली हुई है जो कि मास्क का पर्पस को डिफीट करती है और ना ही कोई हाथ धोने या छूने के विषय में किसी प्रकार की प्रिकॉशन ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम जिम्मेदार नहीं है तो बीमारी तो ये आगे फैलेगी ही, रुक नहीं सकती है। डॉक्टर नीरज, काफी दिनों से चर्चा का विषय है, दिल्ली में प्लाज्मा बैंक भी बना। एक शोध के नतीजे ये कह रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती हैं। ये डॉक्टर सरीन ने भी एक मैसेज लिखा है जिसमें कि उन्होंने क्वालिफाई किया है कि जो प्रेगनेंसी है, होता यह है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर मेल और फीमेल यानी कि उसके अपने और हस्बैंड के दोनों के जीन उस बच्चे के थ्रू लेडी को मिलते हैं। जब हमारी जो बच्चे के फीटस के सेल जब मिक्सिंग होती है तो उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी प्रोटेक्शन होती है। तो ये मानना है कि जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती है तब तक प्लाज्मा लेडी से ना लिया जाए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को इसमें से अभी जो डिलीवरी हुई है उनको इससे बाहर रखा गया है। प्लाज्मा थेरेपी भी अभी कोई बहुत क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी इसमें रिसर्च जारी है। जैसे कि एक ट्रायल में कल को कुछ चेंजेस किए गए हैं। मेयो जो एक सोसाइटी है, क्लिनिक है, उन्होंने 20,000 व्यक्तियों पे प्लाज्मा थेरेपी करके बताया है कि हाँ ये वाकई में इसकी कुछ वैल्यू है, ये कारगर है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किंतु लैंडसेट में जो छपी स्टडी है वो ये कहती है कि इसका इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है जैसे जैसे, क्योंकि हम भी इस बीमारी से केवल 3-4 महीने से ही परिचित हैं और इस बारे में शोध जारी है, तो मानना ये है कि जो इम्यूनिटी है वो कई तरह की होती है। जो इम्यूनिटी है वायरस को प्रोड्यूस जो वायरस को मारने के लिए जो हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, जब वो बनने
होने से पहले जब वायरस को स्प्रेड करने से रोकना है तो दूसरे व्यक्ति के बने हुए इम्यूनोग्लोबुलिन को शायद रोक पाए, बीमारी की सिवियरिटी को कम कर पाए। इसलिए मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स में प्लाज्मा थेरेपी का रोल माना गया है और मैं मानता हूं कि इसकी अपटेक वैल्यू है और हमें इसे यूज करना चाहिए। डॉक्टर नीरज, वैक्सीन ऐसा मुद्दा है जो हर कोई जानना चाहता है कि वैक्सीन कब आ रही है। जो भारत में कोवैक्सीन की बात चल रही है भारत बायोटेक के सौजन्य से, और आईसीएमआर ने कहा है कि 15 अगस्त के आसपास इस वैक्सीन की उम्मीद की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत सारी कंपनियां, जबकि पूरा पैंडेमिक है, पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे साइंटिस्ट इस विषय पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन निकाली जाए। वैक्सीन बहुत स्टेजेस में होती है, 5 या 6 स्टेज में होती है, जिसमें कि ह्यूमन ट्रायल की एक स्टेज आती है जिसको स्टेज 2 स्टेज 3 कहा जाता है। स्टेज 2 में कुछ चुने हुए व्यक्ति पर और स्टेज 3 में ज्यादा व्यक्तियों पर उसे प्रयोग करके ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के लिए फास्ट ट्रैक करने के लिए भारत वालों से वालों को बोला है कि आप जल्द से जल्द ट्रायल कीजिए। बहुत सारे हॉस्पिटल को रोक किया है। कल 7 जुलाई तक इन सबको, जो उनको वॉलंटियर हैं, जो पेशेंट हैं, उनको रिक्रूट करना है और उनको ट्रायल करना है और उसके बाद उनका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या उसमें इतनी एंटीबॉडीज या इतने संक्रमण से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है जिससे कि वो पूरे विश्व में या पूरे देश में इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि 15 अगस्त तक आ जाएगा। इस विषय में बहुत सारे साइंटिस्ट या लोग हैं वो शायद स्केप्टिकल है कि ये बहुत जल्दी होगा। हो सकता है कि ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, शायद आ जाए। अगर आ जाएगा तो ये हमारे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि एनालिसिस करने में, मास प्रोडक्शन करने में, अप्लाई करने में और इसके साइड इफेक्ट वगैरह देखने में कुछ समय चाहिए होता है। जो पॉसिबल है कि हम इसको और बड़ा ट्रायल करें, या हो सकता है कि हम कुछ चुने हुए व्यक्तियों पे और ज्यादा इसको परीक्षण करके शायद इसको हम ना पाए। डॉक्टर नीरज, जो वायरस है ये मलेरिया की तरह अगर ये लंबे समय तक रह गया तो क्या अंतर होगा? इस वायरस में ये तो सबको मालूम है कि 95 से 97% व्यक्तियों को माइल्ड बीमारी होती है, बच जाते हैं, किंतु 3% व्यक्ति जो अब हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली धीरे धीरे ये फिगर नीचे आ रही है, वे व्यक्ति को ये जानलेवा बीमारी साबित होती है। स्पेशली वो व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है, जिनको की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की कोई बीमारी है या लंग्स की कोई बीमारी है, या जिनको कैंसर की बीमारी है या कैंसर की दवाइयां देते हैं, या जिनका अंदरूनी से इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है। ऐसे व्यक्तियों में इस बीमारी से मरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और इसको देखते हुए हमें बीमारी से बचने के लिए जान लोगों की जाती है, उसको बचाने के लिए ही इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सारी ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात है कि इसका संक्रामक कितना तीव्र है कि इसकी वजह से आदमी किसी काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। 15-20 दिन के लिए वो तो आइसोलेशन या रूम में रहना पड़ता है, या फिर हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़े, जिससे कि बहुत सारे इकोनॉमिक और मैन पावर या वर्क संबंधी उनकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, जिससे कि इकोनॉमी को लॉस भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी को जड़ से निकाल पाना जहाँ संभव नहीं हो तो काबू पाना, इसके लिए प्रयास जारी है। इसी के लिए सब दवाइयों का विकास और वैक्सीन के विकास की बात चल रही है। बहुत सारी अभी तक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन की तरह यूज हो रहे हैं, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, या पहले HCQ से एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं, या हम रेमडेसिविर या फेविपिराविर यूज कर रहे हैं, टोसिलिजुमैब यूज कर रहे हैं, या वैक्सीनेशन भी अब बातें चल रही हैं, या प्लाज्मा थेरेपी जो आ गया है। तो ये सब कोई भी ऐसी नहीं है जो 100% कारगर है। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई कारगर मेडिसिन या वैक्सीन नहीं निकलती है तो एक मॉर्बिडिटी जो बीमारी है वो पनपती रहती है, चलती रहती है। क्योंकि वायरस है और उसकी ये खास बात होती है कि एक बार वायरस के आने के बाद में शरीर इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, तो अल्टीमेटली उस वायरस को काबू कर पाने में संभव हो जाता है। मलेरिया में जो पैरासाइट है के लिए दवाई जो होती है वो अक्सर रेजिस्टेंट होने के कारण कारगर नहीं होती है, और वायरस भी उसी प्रकार से म्यूटेट करके हो सकता है कि चेंज हो जाए और इसके लिए दूसरी वैक्सीन बनानी पड़े। किंतु हमेशा होप तो यही है कि हम एक इफेक्टिव वैक्सीन बना पाएंगे जो इस वायरस को पूर्णतः काबू कर पाएगी। डॉक्टर नीरज, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com,
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।